अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम मैम। बेटा सैमसंग गैलेक्सी J7 से कौन है इस वक्त प्रेजेंट? बेटा मैं उसे एडमिट नहीं करूंगी जब तक वो अपने नाम के साथ नहीं आएगा। आप ग्रुप में मैसेज कर दो कि वो स्टूडेंट नाम के साथ आए तो मैं उसे ऐड करूंगी, ठीक है? वॉइस क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा, आज हम फिजियोलॉजी का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? और वो है हमारे पास एज रिलेटेड चेंजेस। तो आज हम एज रिलेटेड चेंजेस करते हैं, उसके बाद फिर हम मंडे से ऑनवर्ड जो हमारा ये वीक, मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट वीक जो है वो एकेडमी के हिसाब से लास्ट वीक ही होगा। उसमें हम बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिजियोलॉजी का एक टॉपिक रह गया वो कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा आप लोगों का किसी भी टॉपिक से कोई भी सवाल है तो हम उसे भी क्लियर करेंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क होगी। बेटा 115 के बाद मैं किसी को एडमिट नहीं करूंगी। जो इस वक्त नहीं है क्लास में वो अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सिर्फ उसे ऐड करूंगी और इसके अलावा किसी नए बंदे को ऐड नहीं करूंगी। सॉरी फॉर दैट। अगर वो ऐड हो जाते हैं तो अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है? अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मारिया, हम आज क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? मारिया वाहिद हमें बताएंगी कि हम आज क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। मारिया वाहिद, आई थिंक सो। तो मारिया आप सुन रही हैं? तो आज बताएंगे आज हमारा टॉपिक क्या है क्लास में। हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और हमारी क्लास आज के टॉपिक पे है एजिंग रिलेटेड चेंजेस, यानी एज रिलेटेड आपकी क्या चेंजेस आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकली आएंगी, ठीक है? फिजिकल चेंजेस रिलेटेड टू नॉर्मल एजिंग आर नॉट डिजीज। वो फिजिकल चेंजेस, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि एज के साथ आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं वो डिजीज नहीं है। बुढ़ापा डिजीज नहीं है, ठीक है? वी ऑल चेंज फिजिकली एज वी ग्रो ओल्डर। जैसे जैसे हम बड़े होंगे फिजिकली हम चेंज होंगे, ठीक है? सम सिस्टम्स स्लो डाउन व्हाइल अदर लूज देयर फाइन ट्यूनिंग। कुछ सिस्टम्स हमारे स्लो हो जाएंगे। बेटा वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, कुछ सिस्टम्स जी हमारे मैम। स्लो हो जाएंगे और कुछ सिस्टम्स
जो है उनकी फाइन ट्यूनिंग खत्म हो जाएगी। फाइन ट्यूनिंग मीन्स पहले हम स्मूथली जो मोटर और फाइन एक्टिविटीज करते थे, अब वो हमसे नहीं होंगी। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, एक तो आईसाइट वीक होती जाएगी। अगर हम कोई फाइन मूवमेंट्स करते हैं, हमारे पास कोई हुनर है, तो उसमें भी हमारे जो हाथ है कब कब आएंगे, फिट्स स्टार्ट होंगे, ट्रेमर्स आएंगे, जिसकी वजह से हमारी फाइन ट्यूनिंग ऑफ द वर्क खत्म हो जाएगी। पीपल पीपल who live people who live an active lifestyle lose less muscle activity, lose less muscle power. People who live in active lifestyle, they lose less muscle mass and flexibility as they age. बेटा जो लोग जितने एक्टिव होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वो अपनी एज के हिसाब से कम लगते होंगे। और जो लोग अपना लेजी लाइफस्टाइल रखते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि वो अपनी एज से ज़्यादा फील होना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी मसल वर्क उतना नहीं होता। दे लूज देयर मसल मास, मसल टोन। क्लिनिकल अप्रोच टू एजिंग रिलेटेड चेंजेस। Clinical approach to age relating changes, not what disease, not what disease cause the problem. क्लिनिकल अप्रोच, अगर हम एज के हिसाब से जा रहे हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि डिजीज उसके अंदर क्या प्रॉब्लम कर रही है, नहीं, एज भी उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन सी स्लोनेस, कौन सी ट्यूनिंग फॉल्स लेकर आ रही हैं। व्हाट इज नॉर्मल इन द एजिंग प्रोसेस इज प्राइमरी एजिंग। प्राइमरी एजिंग ऐसी एजिंग है जो विदाउट किसी डिजीज के हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, वो हमारी प्राइमरी एजिंग है। मोर ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज इज सेकेंडरी एजिंग। ऐसी एज जो कि डिजीजेस के हिसाब से हमारे पास, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई ऐसी बीमारी लग जाए जो कि लाइफ टाइम के लिए उसके साथ चलने वाली हो या क्रोनिक हो, वो अपनी एज रिलेटेड चेंजेस बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। इसका मतलब है कि डिजीज की वजह से उनकी एज जो है वो एजिड हो गए डिजीज की वजह से, तो इट्स कॉल्ड सेकेंडरी एजिंग। एक तो नॉर्मल एजिंग जो कि वक्त के साथ साथ उसमें एज रिलेटेड चेंजेस आ रही है, दूसरा है सेकेंडरी एजेस जो कि डिजीज की वजह से उसके अंदर चेंजेस आ रही है। ऑनसेट इंडिपेंडेंटली एंड प्रोग्रेशन, ऑनसेट जो एजिंग का होगा, प्रोग्रेशन होगा, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होगा और होता ही रहेगा, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें बहुत अच्छा और आला रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मेरी फादर की एज 60 ईयर्स है, तो जैसे ही मैं 50 ईयर्स की होंगी, मेरे अंदर वो डिक्लाइन स्टेजेस आना शुरू हो जाएंगी विच इज नियर टू डेथ, ठीक है। जरूरी नहीं है, लेकिन जेनेटिकल मटेरियल इस चीज को एडमिट करता है कि ऐसा हो सकता है। जेंडर इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर, जेंडर भी इसका एक फैक्टर है। लाइफस्टाइल इज प्राइमरी फैक्टर। बेटा लाइफस्टाइल इसका प्राइमरी फैक्टर इस सेंस में, अगर हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव होगा, एक्सरसाइज के साथ होगा, तो हम कम एजिड नजर आएंगे, और अगर लाइफस्टाइल हमारा सेडेंटरी होगा तो हम ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करवाएंगे, हम ज्यादा जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। एग्री? मैम फिर से रिपीट कीजिएगा। बेटा लाइफस्टाइल इज अ प्राइमरी फैक्टर। लाइफस्टाइल प्राइमरी फैक्टर का मतलब है कि अगर हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव होगा, हेल्दी होगा, विद एक्सरसाइजेज होगा, विद योगा होगा, तो हमारी एज रिलेटेड चेंजेस बहुत कम आएंगी। क्लियर? और अगर हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, लेजी होगा, सिडेंट्री होगा, हमारी इतनी एक्टिविटीज नहीं होगी, तो हमारे पास एज रिलेटेड चेंजेस ज्यादा कॉज होंगी। बिल्कुल। एज रिलेटेड चेंजेस में अगर हम देखें तो एजिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन अपीयरेंस। सबसे पहले हमारी अपीयरेंस चेंज होना शुरू हो जाएगी। कैसे? ग्रेजुअली रिडक्शन होगी हमारी हाइट और वेट लॉस में।
आपने कभी ये चीज देखी है कि कुछ इंचेस फर्क पड़ता है हमारी यंग की हाइट और ओल्डर की हाइट में? वो क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारी जो डिस्क होती है, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क विद इन द स्पाइन, वो हाइड्रेटेड होती है। इन द यंग एडल्ट्स वो हाइड्रेटेड होती है, और जैसे जैसे एज निकलती जाती है वो डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाती है। उसके डिहाइड्रेशन होने से उसके साइज में कमी आती है। साइज में कमी आने की वजह से साइज में कमी आने की वजह से क्या होता है कि हमारी हाइट कम नजर आती है। एज वी गॉट ओल्डर हमारी हाइट और वेट में कमी महसूस होगी। लॉस ऑफ मसल एंड बोन मास, ओबियसली हमारा मसल मास एंड बोन मास जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। यस, डिस्क की वजह से चेंजेस आती है, डिस्क की जो हमारे डिहाइड्रेटेड होने इंचेस की में वजह आती से है। हमारी हाइट में चेंजेस आती है एज वी गेट ओल्डर। ठीक है। लोअर मेटाबॉलिक रेट, ऑब्वियसली हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्टिविटी पावर कम हो गया है, हमारे पास ग्लूकोज की कंजप्शन कम हो गई है। ठीक है बेटा, एग्री? लॉन्गर रिएक्शंस टाइम, हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो टाइम टेकिंग हो जाएंगे। सेम लाइक जिस तरह हमारी बोन्स में इन द यंगर एडल्ट ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज होती हैं, सेम एंड सेम। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारी जो डिक्लाइन स्टेज है वो आना शुरू हो जाती है। उसमें ये होता है कि हमारी बोन में सिर्फ ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज होती हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज नहीं होती। ठीक है। सो ज्योतिका, ज्योतिका प्रेजेंट है, हमारे साथ है इस वक्त। अच्छा ज्योतिका बताएं, हाइट में कैसी कौन सी एज रिलेटेड चेंजेस होंगी जिसकी वजह से हमारी हाइट व्हेन वी गॉट ओल्डर हमारी हाइट कम हो जाएगी? मैम हार्मोनल चेंजेस। जी नहीं, हाइट कम हो रही है बेटा। इंट्रावर्टिब्रल डिस्क का मैंने कुछ आपको मेथड समझाया है, मुझे वो पैथोजेनेसिस बता दें डिस्क की। मैम हम बताएं? ज्योतिका? यस मैम। यस बेटा। बेटा आपको फोकस करने की जरूरत है लेक्चर के ऊपर, ठीक है? सिर्फ अटेंडेंस मैटर नहीं करती, नॉलेज भी मैटर करती है। नो मैम, हम ध्यान दे रहे थे, बीच में वो हमारा नेट सही नहीं चला था बीच में, इसलिए थोड़ा भूल गए। हम रिपीट करने का कह ही रहे थे। बिल्कुल। एक ज्योतिका कुमारी हमारे नहीं पास वो ऑलरेडी वेटिंग में भी हैं। मैम हम मैम शायद ज्योतिका जयदेव होगी। लेकिन उनका नाम भी ज्योतिका कुमारी के नाम से मुझे शो हो रहा है। मैम हम तो अब आवाज भी दे रहे हैं, ऑब्वियसली हम ओरिजिनल हैं। श्योर, आई रिमूव इट। सो ऑल्फैक्शन एंड विजन सेंसेशंस उनकी कम हो मैम जाएंगी। वो उनका हमारी सिस्टर है। सॉरी, मैम ज्योतिका कुमारी सिस्टर है हमारी। ठीक है, आई रिमूव इट। ऑल्फैक्शन एंड विजन पावर उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी जैसे बंदा ओल्डर एज में जाएगा। किडनी फंक्शन में डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। पल्मोनरी एंड इम्यून फंक्शंस में डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि बूढ़े लोग ज्यादा बीमार होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा वीक हो जाती है। डिक्लाइन इन एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को यहाँ पे अगर आप नॉर्मली कंसीडर करें तो नॉर्मल एडीएल्स, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स, एडीएल्स में कमी आना शुरू हो जाएगी। मल्टीपल्स एंडोक्राइन चेंजेस उसमें हमें शो होना शुरू हो जाएंगी। एंडोक्राइन चेंजेस यानी बहुत सारे हार्मोन्स उनके इनहेबिट हो जाएंगे। मैम यस बेटा। मैम ये डिस्क वाली बात रिपीट करें, हम भी डिस्कनेक्ट हो गए थे लाइट की वजह से, जो आपने अभी यस ज्योतिका से पूछा। बिल्कुल बेटा, ये सेकंड लाइन में स्लाइड की है, सच एज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन हाइट एंड वेट लॉस। हाइट में कमी कैसे? तो आप लोगों का ये सवाल होना चाहिए था कि मैम
बूढ़े होते जाएंगे तो हाइट में कमी किस तरह आना शुरू होगी? तो बेटा जस्ट ड्यू टू इंट्रावर्टिब्रल डिस्क के डिहाइड्रेशन होने से, क्योंकि इंट्रावर्टिब्रल डिस्क का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें आपके एक सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द होता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस एंड न्यूक्लियस जो है वो फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ लिक्विड होता है, जिसकी वजह से हाइट गेन होती है। जैसे ही हम बूढ़े होते चलते जाते हैं, हमारी डिस्क के अंदर से वाटर एवोपोरेट या डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी कुछ इंच की हमारी हाइट में कमी आ जाती है। ठीक है, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क के डिहाइड्रेटेड होने से हमारी हाइट में कमी आती है एज वी गेट ओल्डर। ठीक है बेटा। मैम फिर अगर कोई डिजीज हो जाए कि मतलब हमारी जो हम एडल्ट स्टेज है, अगर उसमें जो है ये इंट्रावर्टिब्रल का जो फ्लूइड है उसमें अगर कोई डिजीज हो जाए, जिस तरह इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उससे भी हाइट पे कोई प्रॉब्लम पड़ेगा, तो मतलब इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम यंग हैं, जी मैम, अगर यंग एज में बिल्कुल हो जाए कोई बेटा, प्रॉब्लम। ये आ जाता है आपका सेकेंडरी एजिंग में। मैंने आपको सेकेंडरी एजिंग फर्स्ट स्लाइड में ये बताई थी। एज रिलेटेड चेंजेस जो कि नॉर्मली उम्र के साथ साथ हमारे साथ आए, टाइम के साथ साथ हमारे अंदर आए, वो होंगी प्राइमरी एजिंग। लेकिन अगर हमें कोई डिजीज हो जाती है, उस डिजीज की वजह से हमारी जो एजिंग चेंजेस जो कि 10 साल के बाद आनी है, लेकिन उस डिजीज की वजह से वो प्राइमरी चेंजेस पहले आ गई हैं, तो वो मेरी सेकेंडरी एजिंग कहलाएंगी। ऐसा मुमकिन है। ठीक है बेटा, एज रिलेटिंग चेंजेस में अगर हम देखें, एज रिलेटेड चेंजेस अगर डिजीज के हिसाब से है तो किस तरह है बेटा? बूढ़े लोगों में डिजीज की जो हार्ट रेट है, मतलब जो हार्ट की डिजीज है, उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। और अगर तो वो मेल है तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा। यानी जेंडर डिफरेंस इसका इट्स डिपेंड ऑन जेंडर डिफरेंस एज वेल। मैलिग्नेंट ऑफ न्यूप्लाज्म बेटा, कैंसर। मैम जी अरिका हक आ गई क्लास में। मैम अरिका हक क्लास में हो चुकी हैं। ये कौन है? मैम पहले ये सर के नाम से थी। बेटा आप बता लेफ्ट दिया कर दिया करें, है। ठीक है? एक्चुअली ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है। मैम मैम सर के नाम से भी यही थी क्या? माय में ब्लू कलर सर एहसन के नाम से थी। यस मैम, सर पॉसिबल के इज नाम दैट, से थी। बिल्कुल। तो मतलब बच्चे मैम हमसे पिक्चर एक भी स्टेप थी। आगे हैं। मैम पिक्चर भी लगी हुई थी सर की। ये तो सर को पूछना चाहिए, ये जरूर कोई सर के रिलेटिव मैम होंगी। ज्योतिका जयदेव को इन कर दे मैम। मैम आप बेटा सब आकाश वेटिंग में को इस वक्त बताएं कोई ना। नहीं है। मैम ज्योतिका जयदेव ने रिक्वेस्ट भेजी है आपको। बेटा शायद मैंने रिमूव पहले कर चुकी थी, क्योंकि किसी नाम से आई हुई, J7 के नाम से थी, सो आई रिमूव्ड। और अब उन्हें बोलें कि अब वो इंटर मुश्किल से ही होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें रिमूव किया है। बेटा बी बोल रही है मैं एक्टिव, रिक्वेस्ट आप भेज दूं, लोग मैम अपनी नहीं क्लास भेजी। में एक्टिव बैठा करें। किशोर कुमार, क्या किशोर कुमार को एडमिट किया जाए? मैम ये है तो हमारी क्लास के। और मैम आप पिक्चर सबको किसी, बोले अनम्यूट करके अपनी आवाज सुनाए, आप सबको बोले। और ये पिक्चर किसी लड़की की लगी हुई है किशोर कुमार के पास, और वो भी मेरे ख्याल से मीरा की। मैम सलाम दुआ करें। मैम सलाम दुआ करें आपकी शोर से। जी मैम आप इनकी मेरे आवाज पास सुने इतना मैम। टाइम नहीं है मैम बेटा आप कि सबसे मैं, अनम्यूट करके आवाज सुने मैम, ऐसे तो पता नहीं कौन हमारी क्लास में ना बिल्कुल मैंने देता है रोजाना किशोर को उठ उठ रिमूव के। कर दिया है, ठीक है? और वो 2-3 नाम से एक साथ इंटर होना चाह रहा था, सो आई रिमूव्ड। मैलिग्नेंट ऑफ नियोप्लाज्म, सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज, जो बेटा आर्टरीज की डिजीज होती है वो, पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये जो मेमोरी, जो चीजें भूलने लगते हैं ना, वो अल्जाइमर डिजीज है। नमूनिया, क्रॉनिक लोअर रिस्पिरेटरी डिजीजेज यानी COPD टाइप्स। डायबिटीज मेलाइटस, वो तो पक्की और ज्यादा होगी, ठीक है? अब देखें हार्ट रेट से, हार्ट डिजीज से तो कम ही है डायबिटीज, फिर भी डायबिटीज बहुत मशहूर है, बदनाम है बेचारी। सर्टेन इन्फेक्शन एंड पैरासाइटिक डिजीजेज,
एथेरोस्क्लेरोसिस का रेशियो देखें तो जैसे पर्पल में एथेरोस्क्लेरोसिस का रेशियो बहुत कम है, और अदर डिजीजेस, अदर फैक्टर्स आपके येलो में शो हो रहे हैं। ठीक हो गया बेटा? अगर आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है क्लास में तो आप मुझे माइक अनम्यूट करके बता दें, फिर मैं उन्हें रिमूव कर दूंगी। मेरे पास और कोई हल नहीं है समझाने का। Hearing is a loss is usually inability to hear high frequency sounds. सेंसरी सिस्टम, अब हम बेटा हम सिस्टम वाइज पढ़ेंगे कि बूढ़ों में क्या प्रॉब्लम आती है और यंगर में क्या अल्लाह ताला की हमारे पास रहमतें और नेमतें मौजूद हैं। ठीक है। हेयरिंग लॉस इज यूजुअली इनएबिलिटी टू हियर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स। हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स को एबिलिटी उनकी लॉस हो चुकी होगी हेयर करने की। हेयरिंग लॉस कैन लीड टू सोशल आइसोलेशन शुड बी एड्रेसेस। इससे बेटा ये होगा कि जैसे उसका सुनाई उसको कम देगा। हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं अगर उनको कम सुनाई देता है तो वो सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोगों को क्यों बॉदर करें, बार बार चीजें रिपीट करने से लोग इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं और खुद को दूर करने लगते हैं लोगों से। हम इस चीज में उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? लोअर टू द पिच ऑफ योर वॉइस, उनसे बात करते हुए अपनी आवाज धीमी रखेंगे। स्पीक डायरेक्टली टू द पर्सन सो दैट दे कैन सी योर फेस, आप उस बंदे से डायरेक्टली फेस टू फेस आंखों से आंखें मिला के बात करें ताकि वो आपके फेस एक्सप्रेशन से भी कुछ जज कर सके। एलिमिनेट कर दे बैकग्राउंड नॉइज, कोशिश करें कि जब आप उनसे बात कर रहे हो तो उस वक्त मारिया वाहिद। यस मैम, ये क्लास की है हमारी। ठीक है, इंटर कर दिया मैंने। लेट्स सी कोई फैक ना हो। अस्सलाम वालेकुम मारिया वाहिद, वेलकम टू अवर क्लास। मारिया वाहिद कैसी हैं आप? कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक फॉर अ व्हाइल? यस मैम। बेटा आपको क्लास में इंटर होने में देर क्यों हो गई? आधा घंटा हो चुका है। नेट का इशू था इसलिए। नेट का इशू था तो आज तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। चलें आप क्लास ले लें, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। हम आज एज रिलेटेड चेंजेस पढ़ रहे हैं, डिजीज बेसिस। ठीक है। सो विजन चेंजेस कैसे होंगी बेटा? विजन में ऐसा है कि नॉट ऑल ओल्डर पीपल, ऐसा नहीं है कि सारे ही बड़े लोगों की विजन इम्पेयर हो जाती है, ऐसा नहीं होता। लॉस द एबिलिटी टू सी एटम डेटा क्लोज अप बेगिंग टू द 40 सिंस, मतलब बेटा आपको करीब की नजर उनकी कम होना शुरू हो जाएगी। साइज ऑफ पीपल उनका ग्रो करेगा स्मॉलर विद द एज। फोकसिंग बिकम द लेस, वो लेस फोकस्ड हो जाएंगे, लेस एक्यूरेट होंगे। नाइट विजन उनका एज एक्यूट होगा, यानी रात के वक्त उन्हें कम नजर आएगा, विजन में इशू आ जाएंगे। हाउ टू हेल्प इंटीग्रेट, आप ऐसे लोगों की हेल्प किस तरह कर सकते हैं? इंक्रीज द लाइटनिंग, आप उनकी सराउंडिंग में लाइट इंक्रीज करें ताकि उनको ज्यादा फोर्स, ज्यादा पावर ना लगाना पड़े देखने के लिए। यूज ब्लाइंड्स एंड शेड्स टू रिड्यूस ग्लेयर, चमक धमक चमकती चीजों से बचने के लिए आप इस तरह की ब्लाइंड्स और शेड्स को यूज करेंगे डिफरेंट चीजों के अंदर। ठीक है। जयदन, वेलकम टू अवर क्लास। जयदन बेटा कैसे हैं आप? ठीक है एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आज गेस्ट तो नहीं है, आज आप हमें आप आंसर करेंगे अपने सवालों का? मैम ऐसा जी। मैम ज्योतिका जयदेव, ये हमारी सिस्टर नहीं है, आप इनको भी रिमूव कर दें। बेटा आप लोग क्या दो सिस्टर हो? यस मैम, ये ज्योतिका जयदेव जी नहीं है। मैम, ये नहीं है, ये इनको रिमूव कर दें आप।
मैम ये कौन करता है? आप इनको रुकवाएं, फिर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलता। अब मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट एंड स्मेल, बेटा सम लॉस इन टेस्ट एंड स्मेल एज वन, वही चीजें जो कि उनको यंगर एज में बहुत ज्यादा लाइक थी, पसंद थी, खाना उनको पसंद था, अब इन चीजों का जब उन्हें टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके टेस्ट बर्ड्स, उनके स्मेल पार्ट्स कम वर्क कर रहे हैं, लेस एफिशिएंट हैं, इसकी वजह से वो क्या करेंगे, अपना टेस्ट एंड स्मेल बर्ड्स को मतलब उसको अल्टीमेट करने के लिए वो लोग अपने अब पसंदीदा खानों से पीछे हट जाएंगे, वो अब अपने पसंदीदा खाने नहीं खाएंगे। मतलब कि बेटा फिजियोलॉजिकल चेंजेस से ले लेकर आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस, इनफैक्ट आपकी पावर ऑफ थिंकिंग, सब की सब चीजें चेंज होती हैं विद द पैसेज ऑफ एज, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं। यूजुअली माइनर, some loss in taste and smell as one ages, but loss is usually minor and not until after age 70. Many older pupils often complain of food being tasteless. इसके possible causes ये होंगे, loneliness at meals, आप जब खाना खाओगे तो अकेले बैठना पसंद करोगे, जो बूढ़े लोग होते हैं। अनविलिंग एंड अनएबल टू कुक, वो नहीं चाहेंगे कि वो खाना बनाएं, क्योंकि खाना बनाते हुए उन्हें टेस्ट नहीं आएगा, उन्हें मजा नहीं आएगा। उनके साथ डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इस वजह से भी वो खाना नहीं खाते होंगे। फाइनेंशियल बैरियर्स भी होंगे, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाते होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कुछ बूढ़ों की आदत होती है, अक्सर ही होती है, जैसे कि मोस्टली मेल्स में ये पावर होता है कि मेल्स पूरी जिंदगी इंडिपेंडेंटली खुद अर्न करना और खुद उसको एक्सपेंस करना, खर्च करना, एक्सपेंडिचर्स देखना, सारे काम खुद करना। और सडनली वो बंदा रिटायरमेंट में चला गया, रिटायरमेंट के बाद उसकी जो इनकम है वो बिल्कुल बंद हो गई है। अब वो इंडिपेंडेंट बंदा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे खत्म करके, नो डाउट अपनी उनकी औलाद उनसे बहुत प्यार करती होगी, उसे बहुत ज्यादा देती होगी एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी वो अपने आप को फाइनेंशियल बैरियर में रखकर अपनी यूजेस को लिमिटेड करके सोचना शुरू कर देगा, ठीक है। ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हम देखेंगे तो विदाउट इलनेस, ऐसा नहीं है कि बीमारी होगी यानी सेकेंडरी एजिंग होगी तो ही काम बनेगा, ऐसा नहीं है बेटा, प्राइमरी एजिंग में भी ऐसा होगा। पर्सन कैन एक्सपेक्ट हाई मेंटल कॉम्पिटेंसी वेल पास्ट एज 80, 80 साल की उम्र तक भी उनके पास मेंटल एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी। हम कहते हैं ना जितना बंदा एक्सपीरियंस्ड है उतना बंदा अच्छा काम करेगा, ठीक है, एक लेवल तक, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके ब्रेन टिश्यूज अंदर ही अंदर डेमेंशिया में जाना शुरू कर देंगे, मेमोरी लॉस में जाना शुरू हो जाएंगे। क्या उस स्टेज में जाके भी उस बंदे से हम अपने फैसले करवाएंगे? क्या उस वक्त भी उनकी मेंटल कैपिटेंस ज्यादा होगी? ऐसा नहीं है। फिजिकल रिएक्शन आर स्लोड, फिजिकल रिएक्शन उसके कम हो जाएंगे, लैग टाइम उनका न्यूरॉन्स में बढ़ जाएगा। लैग टाइम का मतलब है बेटा उनका रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम इस सेंस में कि जो बंदा 4 कदम लेकर फ्रिज से जाकर पानी की बोतल ले लेता था, अब अगर वो सोफे से उठेगा और उठकर जाके वो 4 के बजाय 8-12 कदम लेके फ्रिज तक पहुंचेगा, यानी उसका रिस्पॉन्स टाइम, उसकी सेंसरी जो उनकी हायरिंग सेंसरी, उसका जो स्टिमुलस है, जो इंटरप्रिटेशन सेंसरी एरियाज में, वो सबकी सब कम हो गई, उसका लर्निंग प्रोसेस कम हो गई। अनफेमिलियर और हाई स्ट्रेस एक्टिविटीज कॉज एन एल्डर पर्सन टू परफॉर्म मोर सेरेली, यानी बेटा अगर कोई काम हमें जल्दी करवाना है, हाईली टेंस, हाईली स्ट्रेस एक्टिविटी हमें करवानी है, तो वो बंदा उस काम को स्लो करेगा। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डिफाइनिंग एज स्टोर्ड मेमोरी इंक्रीज विथ एज। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, आप लोग दोबारा से मीटिंग को रिकनेक्ट कीजिएगा, ठीक है बेटा। उनकी मेमोरी को स्टोर करने का पावर भी कम हो जाएगा। यस मैम, लैग टाइम का बताएं दोबारा। लैग टाइम मींस रिस्पांस टाइम बेटा, सेंसरी स्टिमुलस के ऊपर इंटरप्रिटेशन करके और उसका मोटर रिस्पांस निकालना, इसमें उस बंदे को टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा और फौरन से मेरा मोटर सिग्नल आया और मैंने हाथ पीछे कर लिया, लेकिन जो बूढ़ा इंसान होगा वो जब हाथ रखेगा उससे इतनी जल्दी उस हाथ को पीछे नहीं कर सकेगा, वो आराम आराम से पीछे करेगा, यानी उसका रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा। इसका मतलब उसके मोटर न्यूरॉन्स भी स्लो हो गए, उसके बीच में आने वाला न्यूरोट्रांसमीटर स्लो हो गया। जी मैम, ऐसा क्यों होता है कि ओल्ड एज में रिस्पांस टाइम इतना कम हो जाता है? ओल्ड एज में रिस्पांस टाइम कम होने का मतलब है एसिटाइल कोलिन का सीक्रेट कम होना, न्यूरॉन सेल्स की एक्टिविटी का कम होना। न्यूरॉन्स आपको पता है ना डे बाय डे मॉडिफाई होते हैं, इंकरेज होते हैं, न्यू बनते हैं। निम्रा सुमरो, निम्रा सुमरो को ऐड करना चाहिए। एक तो निम्रा हमारे पास ऑलरेडी थी, कहाँ गई? ठीक है, आई विल नेट।
बेटा उनका रिस्पॉन्स इसलिए कम हो जाता है, उनकी ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई, उनके न्यूरॉन्स जो कि मॉडिफाई हो रहे थे, जो कि नरिश्ड हो रहे थे, अब उनको खाना कम मिल रहा है, उनके न्यूरॉन स्लो हो गए। माहिरा खान। जी मैम, इनको ऐड कर देंगे, लेफ्ट हो गई 3 इंटरनेट बंद हो गया था इनका। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके इंक्रीज विद द एज, ओल्डर पीपल आर एबल टू लर्न वेरी वेल। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनके स्किल्स होंगे बेटा एज के साथ वो अच्छे हो जाएंगे। लर्न टू वेरी वेल हाउ टू हेल्प, अलाउ टाइम, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, यूज इट और लूज इट। ओल्डर पीपल का किसी चीज को सीखने का, क्योंकि वो अंडर स्ट्रेस नहीं होता, उस वक्त अपनी चीजें सारी छोड़ चुका होता है, उसको और कोई काम नहीं होता। आप उसको ज्यादा टाइम दो, उसकी डिस्ट्रैक्शन को कम करो, तो वो कुछ चीजें अच्छे से सीख सकता है एट दैट स्टेज भी। ठीक है, ओल्ड स्टेज में भी। मसल्स और बोन, ऑब्वियसली बेटा मसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू पेन कॉज करना शुरू कर देंगे, मोबिलिटी इम्पेयर होना शुरू हो जाएगी। एक बंदा जो हाईली फ्लेक्सिबल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, वो बंदा जो पहले इतने सारे काम कर लेता था अब उसके मसल का इतना स्टेमिना नहीं है, इतनी इंड्योरेंस नहीं है, अब उसका मसल इतना वर्कआउट नहीं कर रहा। No way to prevent these changes. Maintain bone health through diet, exercise and getting adequate rest. बेटा अपनी बोन को उस वक्त अपनी मेंटेन करें, डाइट एक्सरसाइज करें, रेस्ट के लिए एक एडुकेट टाइम निकालें, तो आप अपनी बोन की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप बूढ़े होने से पहले अपनी बोन हेल्थ लॉस कर देंगे। अक्सर लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी हड्डियों से आवाजें आती होंगी, नमाज पढ़ने के लिए जैसे वो झुकते होंगे उनके घुटनों से कड़कड़ करके आवाजें शुरू हो जाती होंगी। ऐसा होता है अभी भी। ऐसी कितनी हेल्दी गर्ल्स हमारे पास, यंग गर्ल्स हैं जिनमें ऐसा होता है। Always consider medication side effects when assessing mobility concerns. बेटा मेडिकेशन जो एक्सेसिव मेडिकेशन हमने यूज करना शुरू कर दी है, पैनाडोल ने जो हमारी मत मारी हुई है, जो हम इतनी पैनाडोल्स ले रहे हैं, इनके साइड इफेक्ट्स में ये प्रॉब्लम हमें कॉज हो सकते हैं कि हम अपनी बोन नॉर्मल हेल्थ लॉस कर देंगे। ठीक है, अब है जीआईटी ट्रैक, उससे पहले हम कुछ सवाल पूछ लें। ठीक है, सविता हमें आंसर करेंगी। सविता बताएंगी कि बोन मास जो हम लॉस कर देंगे वो हम क्यों लॉस कर देंगे, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम बोन मास लॉस कर देंगे जैसे हम बूढ़े होंगे। सविता आंसर करेंगी। सविता लोहाना, आप सुन रही हैं? सविता लोहाना, आप सुन रही हैं? यस मैम। तो आप आंसर करें। अत्रुबा काइंडली आप हमें बताएं, बोन डेंसिटी लॉस होगी या गेन होगी इन ओल्डर एज? मैम लॉस होगी। लॉस होगी बेटा। लॉस होने की रीजंस, माल न्यूट्रिशन हो गई एक, तो दूसरी मैम सारे मिनरल्स जो होते हैं वो बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है ना। बेटा वो लूज करना शुरू कर देती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, इस वजह से हमारा बोन मास कम हो जाता है। ठीक है मैम वही जो उसकी वो होती है एब्जॉर्ब करने वाली जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है, इस वजह से ऐसा बिल्कुल होता है। ऐसा ही है। ये जीआईटी ट्रैक वाली जो स्लाइड है ये हम पढ़ रहे हैं और इसका आंसर हमें, इसमें से कोई सवाल आएगा तो गीतिका उसका आंसर करेगी। सो गीतिका बी अटेंटिव होकर बैठे इस स्लाइड के लिए। डिक्लाइन इन नंबर ऑफ गैस्ट्रिक सेल्स रिजल्ट इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ HCl. Acidic environment is necessary to release a vitamin B12 from the food sources. अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में क्या हुआ, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई। किस तरह? क्योंकि विटामिन B12 खाने से तब निकलता है जब उसे HCl मिलता है, और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे हमारे स्टमक के वो सेल्स जो HCl बनाते हैं वो सेल्स कम हो जाएंगे नंबर में, तो कम HCl बनेगा तो खाने में से B12 कम आएगा। ठीक हो गया। डिक्रीज अमाउंट ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स विदाउट एप्रिशिएबल चेंजेस इन फैट, CHO और प्रोटीन डाइजेशन, इन सब की
डाइजेशन की में जो पेंक्रियाटिक एंजाइम यूज हो रहे थे उनमें भी कमी आ जाएगी। उनमें कमी आने की वजह से बेटा क्या होगा, आप देखो फैट, CHO यानी माइनो एसिड, प्रोटीन और इन सब की डाइजेशन स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेंक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं है। डिमिनिश्ड हो जाएगी गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस में आ जाता है पेप्सिनोजिन, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, रिजल्ट इन हिंड्रेंस टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। बेटा जैसे ही गैस्ट्रिक जूसेस हमारे कम होंगे, खाने के अंदर से आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। गीतिका आप सुन रही हैं? ज्योतिका कुमारी आप भी इस स्लाइड को ध्यान से सुने, आप दोनों से इसमें सवाल होंगे। हेपेटिक ब्लड फ्लो, हेपेटिक साइज यानी लीवर का ब्लड फ्लो, लीवर का साइज, लीवर का वेट, तीनों चीजें कम होंगी एज के साथ। ओवरऑल फंक्शन हमारा लीवर का कम हो जाएगा। क्यों? लेस एफिशिएंट इन द सेटिंग ऑफ ड्रग ओवरलोड। इसका रीजन बेटा ये है कि जैसे ही ड्रग ओवरलोड हो जाएगी, देखें जो हमारे पास ड्रग्स हम लेते हैं ना, ड्रग मीन्स जो मेडिसिन हम लेते हैं, उन मेडिसिन की एक्सक्रीशन जो मेटाबॉलिज्म होती है वो लीवर में होती है। लीवर में मेटाबॉलिज्म इस वजह से स्लो हो जाएगी क्योंकि उसका हेपेटिक ब्लड फ्लो, उसका साइज और उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डिक्लाइन इन द एज स्टेज बाय द प्रेफरेंस ऑफ गोइंग डेज बाय डेज। ओके, सो गीतिका, चलिए गीतिका आंसर दें। अगर डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ पेंक्रियाटिक जूस होगा तो उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी? मैम जो हमारे Yes. आयरन और कैल्शियम है वो बॉडी से कम होंगे, उनकी आयरन और कैल्शियम बॉडी से एब्जॉर्प्शन कम कम हो होगी। जाएगा पेंक्रियाटिक जूस की वजह से। बेटा बेटा पेंक्रियाटिक जूस की वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस कम होगा। ओके, यस मैम। ज्योतिका कुमारी, लेट्स सी ज्योतिका कुमारी, अब आप मुझे बताएंगी कि अगर पेप्सिनोजिन नहीं है हमारी बॉडी में, पेप्सिनोजिन हमारी बॉडी में नहीं बन रहा, तो हमारी कौन सी मिनरल्स हैं जो कि हम फूड से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे? यस ज्योतिका कुमारी। यस मैम। जी मैम बेटा वो बताएं। इंटरनेट सही नहीं चला था, अब सही है। हमारी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है बेटा, आंसर करें। मैम ये जीआई ट्रैक वाला। जी बेटा गैस्ट्रिक यानी पेप्सिनोजिन हमारी बॉडी में नहीं है, तो हम मैम कौन कौन जीआईटी से वाला ना, न्यूट्रिएंट्स? क्या एजिंग में इसका क्या मतलब जी इफेक्ट सही होता है, है? सही है, बताएं। यस मैम। मैम जो गैस्ट्रिक में जो पेप्सिन्स वगैरह होते हैं ना, लाइक स्टमक में पेप्सिन और पैनक्रियाटिक जूसेस वगैरह जो होते हैं इंटेस्टाइन बेटा वगैरह आयरन, में, कैल्शियम उनका और तो फॉलिक मतलब एसिड इन जो तीन वो चीजों की लूज होना शुरू। एब्जॉर्प्शन नहीं होगी अगर पेप्सिनोजिन नहीं होगा, तो ठीक हो गया। हाँ वो उसमें चलें जी बेटा, मैम। मीटिंग एंड होने वाली है विद इन लेस देन 1 मिनट। और लिवर सेल्स। जी आप लोग दोबारा से रिकनेक्ट करें क्लास। मैम